नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं, वो भारत और चाइना को लेकर आ रही है। ऑब्वियसली बात है, चाइना जिस तरीके से प्रेशर भारत को दे रहा है, लेकिन प्रेशर में वो खुद भी है। और ऐसे में अब 12वें दौर की वार्ता कल हो सकती है, जिसमें हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डैम चौक जैसे इलाकों से वापसी की चर्चा हो सकती है। हालांकि दोस्तों उम्मीद ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर चर्चा होनी थी तो इतने टाइम से वेट क्यों करा के रखा हुआ है। आपको बता दें कि बैठक कल सुबह 10:30 बजे LAC के पास चीनी क्षेत्र में यानी कि मालदो में होगी। दोस्तों, जहां गलवान घाटी और पैंगोंग से दोनों देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं, लेकिन अभी भी पूर्वी लद्दाख में, जैसे कि मैंने बताया कि हॉट स्प्रिंग, गोगरा और डेप्सांग में तनाव अभी भी बना हुआ है और अभी तक यहां पर डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। वहीं सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने मई में चीन को साफ संदेश भी दे दिया था कि पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी पॉइंट्स में सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हुए बिना तनाव कम नहीं हो सकता है और भारतीय सेना क्षेत्र में हर तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी तैयार है। हालांकि आर्मी चीफ की इस रिपोर्ट के बाद चाइना को यह लगा कि भारत यहां पर पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में भैया टेबल पर बात करना ही बेहतर होगा, और जो कि उसने अब कल का टाइम फिक्स कर रखा है। देखते हैं कल क्या नतीजा निकलता है। और अभी तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, यानी कि 11 दौर की बातचीत हुई है, जिसमें से इन क्षेत्रों पर अभी भी कोई सहमति नहीं बन पा रही है। दोस्तों, अगली अपडेट जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में कुछ संदिग्ध आतंकवादियों ने CRPF की एक टीम पर ग्रेनेड हमला किया। हालांकि इस घटना में CRPF के जवान घायल हुए, वहीं एक नागरिक भी घायल हो गया और इन सबका इलाज कराया जा रहा है। इस घटना के बाद इस पूरे इलाके को सेना और पुलिस के द्वारा घेर लिया गया है और तलाशी अभियान जारी है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि IIT कानपुर को लेकर आ रही है। दोस्तों, IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने 4 किलो वजन का एक हल्का हेलीकॉप्टर विकसित किया है और इसे एरो इंडिया 2021 में भी प्रदर्शित किया गया था। यही नहीं दोस्तों, भारत की स्टार्टअप कंपनी इंड्योर एयर प्राइवेट लिमिटेड ने, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने IIT कानपुर के साथ मिलकर लाइट वेट हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है। पंख जैसा हल्का ये हेलीकॉप्टर काफी एडवांस माना जा रहा है और इसमें काफी उन्नत सुविधाओं को लगाया जा रहा है। IIT कानपुर के द्वारा निर्मित इस ड्रोन हेलीकॉप्टर की सबसे खास विशेषता ये है, ये वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है और इसके अलग अलग संस्करणों पर काम किया जा रहा है और इसे VTOL हेली ड्रोन कहा जा सकता है। इस ड्रोन की जो प्रमुख विशेषता है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें VTOL है, यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, लॉन्ग रेंज और इंड्योरेंस, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, लॉन्ग वीडियो स्ट्रीमिंग और प्रिसिशन नेविगेशन। और यह हेलीकॉप्टर पेट्रोल से संचालित होता है और 5 किलोग्राम तक का पेलोड उठा सकता है। हालांकि दोस्तों, इसकी थोड़ी सी कमियां भी सामने आई कि ट्रायल के दौरान ये 11,500 फीट की ऊंचाई तक तो पहुंचा, लेकिन बढ़ती ऊंचाई के साथ इसका इंजन कम शक्तिशाली होता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर कम हो रही थी। ऐसे में IIT के शोधकर्ता इस विमान के इंजन पर भी काम कर रहे हैं ताकि ये अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर सके। आपको बता दें कि इस तरीके के ड्रोन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मेडिकल, एसेंशियल सप्लाई, क्राउड मॉनिटरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए किया जा सकता है। इसे बेसिकली लॉन्ग इंड्योरेंस सर्विलांस के तौर पर बनाया जा रहा है ताकि ये अधिक समय तक हवा में रह सके और ये हेलीकॉप्टर GPS से भी लैस है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट यानी कि आपातकालीन खरीद के तहत 20 एवलांच रेस्क्यू रडार सिस्टम और 3000 हैंडहेल्ड डिटोनेटर्स के लिए, और ये विदेशी कंपनी से फास्ट ट्रैक के तहत खरीदे जाएंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 2022 तक इनकी आपूर्ति करनी होगी। दरअसल आपको बता दें कि एवलांच रेस्क्यू रडार सैनिकों को खोजने और बचाव में काम आता है, खासकर कि तब जब हाई एल्टीट्यूड पर एवलांचेस आते हैं और सैनिक चीन या पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी उपकरण है, जिसे भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तहत मंगवाया है। बढ़ते हैं अगली डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिची ने एक नई हाईटेक कार्बाइन बनाई है, जिसका नाम ट्राइका रखा गया है। यह हाईटेक लो साउंड कार्बाइन है, जिसकी इफेक्टिव रेंज एक टिपिकल सब मशीन गन से ज्यादा है और इसे आसानी से अपनी जैकेट में भी कैरी किया जा सकता है, यानी कि सिक्योरिटी पर्सन्स इसे अपनी जैकेट में कैरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह हल्का और कॉम्पैक्ट हथियार 7.62 × 39 mm कार्बाइन है और इसे खास करके इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर क्रू और सिक्योरिटी पर्सन जो कि अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करते हैं, उनके लिए इसे डिजाइन किया गया है। और ये एक पावरफुल इंडिविजुअल ऑटोमेटिक वेपन है, यानी इस वेपन को पैराट्रूपर्स, पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के द्वारा भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्बाइन में एक स्पेशल मजल बूस्टर है, जो कि इसके फ्लैश को छिपाने में मदद करता है और फायर करने पर इसकी आवाज को कम कर देता है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसके एम्यूनेशन और मैगजीन के साथ साथ इसके इंटरचेंजेबल पार्ट्स हैं,
इस कार्बाइन को जैसे कि मैंने बताया कि कपड़ों में भी छुपाया जा सकता है और इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इन हाउस रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत बनाया है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दोस्तों 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICV के लिए अभी भी भारतीय सेना तलाश कर रही है। दोस्तों भारतीय सेना करीबन 60,000 करोड़ रुपए के 1750 FICV लेने को इच्छुक है, जिन्हें कि 1980 के दशक के सोवियत डिजाइन के BMP-2 से बदला जाएगा, जिनका इस्तेमाल मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 39 बटालियन करती है। इन BMP का निर्माण लाइसेंस उत्पादन के तहत तेलंगाना में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के द्वारा बनाया जाता था और सेना की ये योजना है कि 2025 तक इन सभी मौजूदा BMP-2 को बदला जाएगा। हालांकि इस मामले में एक बात सामने आई है कि सेना अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत इस परियोजना को बनाए तो इससे भारत को काफी फायदा होगा, जिससे कि भारतीय विक्रेता विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन डीआरडीओ इस बात को पिच कर रहा है कि कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट उनकी मेन लैबोरेटरी है जो कि इस तरीके के आर्म फाइटिंग व्हीकल्स को बना सकती है। डीआरडीओ को यह विश्वास है कि उनकी कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट उसके पास आवश्यक तकनीक है जो कि इन्हें तैयार कर सकती है। इसके लिए अवाडी चेन्नई का नाम डीआरडीओ के द्वारा बताया गया है, जिन्होंने की अर्जुन टैंक का निर्माण किया है। हालांकि डीआरडीओ के जो प्रमुख हैं वो कई तरीके की आधिकारिक बैठकें कर रहे हैं सेना और रक्षा मंत्रालय के साथ, ताकि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया जाए। दोस्तों ये काफी अच्छा प्रपोजल है डीआरडीओ के द्वारा। ऐसे में डीआरडीओ को आर्मी डिजाइन ब्यूरो की मदद से फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को विकसित करना चाहिए और एक बार जब इस डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा उसके बाद फिर निजी उद्योगों को आप उत्पादन की एजेंसी के तौर पर चुन सकते हैं, जिससे कि ये जो निजी उद्योग हैं यानी कि प्राइवेट फर्म्स हैं वो इसे तैयार कर सके और आपूर्ति बनी रहे। आपको बता दें कि सेना ने जो नई RFI जारी की थी अपने FICV के लिए, उसमें से लगभग 55% जो FICV हैं वो गन वर्जन वाले हैं और बाकी के जो स्पेशल व्हीकल्स होंगे उनके पास मिनी ड्रोन और कैमकेजी ड्रोन्स भी होने चाहिए। साथ ही सेना चाहती है कि इस तरीके के वाहन में कम से कम 8 सैनिकों को ले जाया जा सकता हो और इसके अलावा इसमें कम से कम 30 mm की मेन गन हो और ये एंटी टैंक मिसाइल भी दाग सकता हो। हालांकि रक्षा अधिकारियों का मानना है कि अगर अगले कुछ महीनों में इस परियोजना को हरी झंडी मिल जाती है तो करीबन 6 से 7 साल और लग सकते हैं इन्हें सेना में शामिल करने के लिए। अगली अपडेट डिफेंस एक्सपो 2022 को लेकर आ रही है। दोस्तों 11 से 13 मार्च तक डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात में अब तक का सबसे पहला बड़ा डिफेंस शो होगा। इससे पहले यह संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था। दोस्तों अगली अपडेट थिएटर कमांड को लेकर आ रही है और इस बारे में रक्षा मंत्रालय के जो सोर्सेस हैं उन्होंने ये बात बताई है कि अभी तक सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों को थिएटर कमांड बनाने पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इस योजना के बारे में काफी सारे डाउट्स हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते तीनों सेनाओं के प्रमुखों को मतभेद दूर करने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए चर्चा के लिए कहा था और पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने तीनों सेना के प्रमुखों को एक साथ चर्चा के लिए कहा था। हालांकि जनरल बिपिन रावत ने तीनों ही सशस्त्र बलों के इंटीग्रेटेड थिएटर कमान के मतभेदों को दूर किया था, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों की राय नहीं बन पाई है। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट आया इस बात पे वो तब आया जब जनरल रावत जी ने ये कहा कि भारतीय वायुसेना एक सपोर्टिंग आर्म होगा, यानी कि एक सहायक शाखा होगी। ऐसे में ये विवाद और बढ़ा और ऐसे में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जनरल रावत जी की बात से असहमत थे, यानी कि डिसएग्री थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि वायु शक्ति एक बड़ी भूमिका है। ऐसे में आप सिर्फ उसको सपोर्टिंग आर्म कहेंगे तो बात नहीं बनने वाली। सूत्रों ने कहा कि अगर तीनों प्रमुखों ने थिएटर कमांड के प्रस्ताव पर अगर मोहर लगा दी तो इसे मंजूरी के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी के पास ये मसौदा भेजा जाएगा। दोस्तों रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सेना की तुलना में सीमित संसाधनों के कारण वायुसेना को इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में आपत्ति है। इंडियन एयरफोर्स अपनी संपत्ति को विभाजित नहीं करना चाहता, जो कि सेना से कम है। माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स ने यह भी तर्क दिया है कि इसके संचालन की प्रकृति इतनी जटिल है कि पूरा भारत इसके लिए एक थिएटर है। आपको बता दें कि थिएटर कमांड के अंतर्गत करीबन 5 थिएटर कमांड बनाए जाने की योजना रखी गई है और प्रत्येक के पास थल सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिटें होंगी और ये सभी एक यूनिट के रूप में काम करेंगी, जो एक ऑपरेशन कमांडर के तहत एक निर्देशित भौगोलिक क्षेत्र की देखभाल करेगा। वर्तमान में तीनों सशस्त्र बलों के पास 19 कमांड है। वहीं सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, तभी थिएटर कमांड की स्थापना की जा सकती है।
तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।